हेलो दोस्तों, मैं रजनीश और आज की इस क्लास में हम लोग एरे के बारे में पढ़ेंगे। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। इसका मतलब ये है कि हम लोग एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ स्टोर कर सकते हैं, बट उनका जो डेटा टाइप होता है वो सेम होना चाहिए। क्लियर? एरे इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। यहाँ पर वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे। और भी डायमेंशन के एरे होते हैं, बट हम लोग अभी 1D और 2D पे ही फोकस करेंगे। क्लियर? तो चलिए पहले ये जानते हैं कि एरे ये जो है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका कहाँ पे ज़रूरत होता है। क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर आप अभी तक अगर एरे नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कोई भी वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा इंट a इक्वल्स टू 5। क्लियर? तो आपने एक लोकेशन में 5 स्टोर कर दिया जिसका नाम है a, पर आप यहाँ पर दूसरा वैल्यू अगर डालेंगे तो पहला वाला वैल्यू चला जाएगा। ठीक है? यानी कि आप इसके अंदर अगर मान लीजिए आप 6 स्टोर करते हैं तो 5 वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 5 के ऊपर 6 ओवरराइट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक वेरिएबल के साथ हम लोग सिर्फ एक ही वैल्यू लेकर काम कर सकते हैं। दूसरा वैल्यू डालेंगे तो पहला वैल्यू चला जाएगा। तो ऐसा बहुत बार होता है, क्या यूजुअली ऐसा होता है जब हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों का इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करना पड़ता है, तो सिर्फ एक वेरिएबल से या ढेर सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने से बचने के लिए हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने क्लास के 100 स्टूडेंट्स का रोल नंबर इनपुट करना है, तो क्या आप 100 अलग अलग वेरिएबल लेंगे और अलग अलग वेरिएबल के अंदर रन टाइम इनपुट करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे? नहीं। बेटर तरीका क्या है? बेटर तरीका ये है कि हम कोई एक ऐसा लिस्ट बना दें जिसमें कि नाम सिर्फ एक ही हो और अलग अलग ब्लॉक बन जाए, अलग अलग ब्लॉक बन जाए और हम उसके अंदर अलग अलग ब्लॉक में अपना वैल्यूज़ इनपुट कर सकें, ताकि मुझे अलग अलग से नाम ना लेना पड़े। क्लियर? तो जब बहुत सारे एलिमेंट्स को एक ही नेम के अंदर स्टोर करना होता है, सेम डेटा टाइप, उनका इन्फॉर्मेशन का जो टाइप है वो सेम है, तब हम लोग वहाँ पर एरे का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो चलिए पहले अब ये जानते हैं कि एरे का तो ये हमें समझ में आ गया कि एरे हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है? एरे डिक्लेयर कैसे करेंगे प्रोग्राम के अंदर? तो डिक्लेयर करने का जो तरीका है, एरे डिक्लेरेशन, उसका सिंटैक्स देख लीजिए। पहले क्या होता है, हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप। क्लियर? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे मान लीजिए आप कोई वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो क्या लिखते हैं? डेटा टाइप लिखते हैं और फिर वेरिएबल का नाम। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अच्छा, उसके पहले आप यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये तीनों चीज़ दे सकते हैं, इनमें से कोई एक दे सकते हैं आप। कुछ नहीं देंगे अगर वो, तो क्या हो जाएगा? डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे? ये जो यहाँ पे मैंने दो सिंटैक्स दिया है, इन दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं एरे डिक्लेयर करने के लिए। तो जो ये पहला वाला है, अगर हम इसको फॉलो करें तो एरे का जो डिक्लेरेशन होता है वो ये है। आप पहले डेटा टाइप लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस सिंटैक्स, फिर एरे का कोई भी एक नाम, बगल में आपका ये जो है सबस्क्रिप्ट नोटेशन, आप इसे लिख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को ये नहीं पता होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट नोटेशन इक्वल्स टू न्यू, और फिर से वही जो डेटा टाइप आपने इस शुरुआत में लिया है वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या देंगे? साइज़। साइज़ में से मान लीजिए हम 5, 10 कुछ भी ले सकते हैं साइज़। क्लियर? और रन टाइम इनपुट भी साइज़ ले सकते हैं। और अगर दूसरा तरीका को अगर हम फॉलो करें एरे को डिक्लेयर करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि नोटेशन पहले आ जाता है और एरे का नेम जो होता है वो बाद में आता है। ठीक है? तो हम इस तरीके से भी एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक और तरीका होता है, उसे आप तरीका नहीं बोल सकते, उसमें ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एरे का नेम और नोटेशन के साथ डिक्लेयर कर देते हैं, बट साइज़ नहीं देते हैं, साइज़ कहीं और देते हैं। तो इस केस में अगर आप साइज़ कहीं और देंगे तो आपको सिर्फ एरे का नाम लिखना है इक्वल्स टू न्यू, और इंट साथ में एरे का जो भी आप साइज़ देना चाहते हैं। मैंने 5 ले लिया यहाँ पर। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एरे का नाम लिखिएगा, साथ में उसके वो नोटेशन, वो जो डब्बा है वो डब्बा वहाँ पे मत बनाइएगा। बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे बॉक्स बना देते हैं, वो नोटेशन दे देते हैं। नोटेशन आपको यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है? नोटेशन से आप बचिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या है कि ये बहुत बार यूज़ में आता है, हम जब एरे का साइज़ देना ज़रूरी नहीं समझते हैं डिक्लेरेशन के वक्त, तब हम इस वाले को फॉलो करते हैं। और रहा बात इन दोनों का, तो आप इनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया इंटीजर एरे डिक्लेयर करना, जिसकी की साइज़ 5 है। तो इस तरीके से आप बहुत अलग अलग डेटा टाइप के भी एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करना है, तो आप क्या करेंगे? कैरेक्टर डेटा टाइप लेंगे, कैर डेटा टाइप, साथ में एरे का नाम, नोटेशन इक्वल्स टू न्यू, अगेन कैर, और उसके बाद आप यहाँ पर एक साइज़ दे दीजिए 5।
तो 5 साइज़ का 5 अलग अलग बॉक्स का एक एरे डिक्लेयर हो जाएगा। क्लियर? तो इसी तरह से आप डबल का ले सकते हैं, आप फ्लोट का भी ले सकते हैं, आप बूलियन का भी ले सकते हैं। आपसे बूलियन का भी ऐसे होगा, बूलियन ए। आप ए की जगह कोई और भी एरे का नाम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बार बार ए लिख रहा हूँ तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि ए ही लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम 5 अलग अलग वैल्यू या सेम वैल्यू भी ले सकते हैं, ट्रू फॉल्स करके। क्लियर? ये हो गया कि हम लोग एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे। क्लियर? और ये जो साइज़ है ये फिक्स है, आप अलग से चेंज भी कर सकते हैं, आप रन टाइम इनपुट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि एरे के अंदर हम लोग वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग ए के अंदर कैसे डालते हैं 5। अगर मान लीजिए कोई फ्लोट वेरिएबल है तो उसके अंदर हम लोग कैसे लिखते हैं 5.6f। अगर कोई बूलियन है तो हम कैसे लिखते हैं बूलियन a इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स कीवर्ड होता है बूलियन का। इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं जाके। तो इस तरीके से हम वैल्यू स्टोर करते हैं। बट एरे में कैसे करेंगे, एरे का कॉन्सेप्ट इसी से थोड़ा मिलता जुलता है। जैसे मान लीजिए आप इसी को पकड़िए, आपको मान लीजिए 5 अलग अलग 5 इंटीजर वैल्यू 5 इंटीजर्स इनपुट करना है, सॉरी इनिशियलाइज करना है एक एरे के अंदर। तो आप कैसे इनिशियलाइज करेंगे, ये देखिए इंट ए। अब यहाँ पर आप एक नोटेशन दे दीजिए। जैसे आप ये नोटेशन देते हैं ना तो इसके इस ए में और इस ए में फ़र्क हो जाता है। ये एक वेरिएबल है और ये एक एरे है। इक्वल्स टू न्यू, वेरिएबल का नाम, ये एरे का नाम है, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द एरे। इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पर क्या होगा साइज, सॉरी मैं यहाँ पर साइज दे रहा हूँ। मुझे एक्चुअली में यहाँ पे इनिशियलाइज करना है 5 अलग अलग वैल्यू 5, 6, 7, 8 और 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने कितना आराम से 5 अलग अलग इंटीजर्स को इनिशियलाइज कर दिया इस एरे ए के अंदर। तो जब हम ये इनिशियलाइज करते हैं तो क्या होता है, ऐसे एक देखिए 5 वैल्यू मैंने लिया है तो 5 अलग अलग लोकेशन अलोकेट हो जाएगा, और इस लोकेशन को रिप्रेजेंट क्या कौन करेगा, ए। ये जो नेम मैंने लिया था ना एरे का नाम ए, और जो ब्लॉक्स होंगे वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। हर ब्लॉक एक पोजीशन से रिप्रेजेंट होगा और उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स पोजीशन। क्लियर? ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको समझना बहुत ज़रूरी है बिगनर्स के लिए। ये देखिए 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, और कहाँ तक जाता है, जो भी एरे का साइज़ है उससे एक कम। एरे का साइज़ कितना था 5, तो ये कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा। अब ये जो ब्लॉक है पहला वाला, इस ब्लॉक में 5 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 6 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10। ये हुआ कि कैसे हम एक इंटीजर एरे के अंदर 5 वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। ये इंटीजर एरे हो गया। इसी तरह से फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन सारा होगा। तो वो सारे भी मैं जल्दी बता देता हूँ आपको कैसे होंगे। मान लीजिए आपको 5 अलग से कोई कैरेक्टर एक एरे में डालना है, तो चलिए मैं एरे का नाम ले लेता हूँ CH। ओके, अब 5 कैरेक्टर, मान लीजिए चलिए 3 कैरेक्टर लेना है, तो मैंने यहाँ ले लिया A, स्मॉल a, B, चलिए एक और ले लेता हूँ यहाँ पे स्टार। ठीक है, तो ये देखिए 4 अलग अलग कैरेक्टर्स मैंने एक एरे में डाल दिया। तो क्या होगा एरे में, मेमोरी में क्या होगा, ऐसे ब्लॉक बन जाएगा 4 अलग अलग, इनके पोजीशंस होंगे, ये समझने के लिए होता है पोजीशन। और ये एरे का नाम क्या होगा CH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A, यहाँ पे स्मॉल a, यहाँ पे B, यहाँ पे स्टार। अब ये जो ब्लॉक है, अगर इसकी वैल्यू को मुझे डिस्प्ले करना है तो हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, जो एरे का नाम है वो, और बगल में नोटेशन, सबस्क्रिप्ट नोटेशन के अंदर आप इंडेक्स पोजीशन डाल दीजिए, आपको वो पर्टिकुलर कैरेक्टर मिल जाएगा। क्लियर? तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कैपिटल है। अगर आप यहाँ पे 0 को हटाकर आप सपोज कर लीजिए आपने यहाँ पे डाल दिया 3, तो आपका क्या आउटपुट आएगा, आपका तब आउटपुट आएगा स्टार एस्ट्रिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू एक्सेस करते हैं। आप चाहें तो इसकी वैल्यू को वापस से अपडेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लिखते हैं CH ऑफ 0 इक्वल्स टू T, ओके, तो यहाँ पर जो A है वो हट जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका T बन जाएगा। क्लियर? तो आप ओवरराइट कर सकते हैं एरे के अंदर जाके, अगर आपको पोजीशन पता है तो ये हो गया कैसे हम लोग एरे के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, कैसे एरे के वैल्यू को एक्सेस करेंगे,
और कैसे एरे के वैल्यू को अपडेट करेंगे। ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, इसको आप अलग अलग पोजीशन में डाल डाल के आप अपडेट करिएगा। क्लियर। तो अगर मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा सा एरे है, उसको अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप कैसे डिस्प्ले करेंगे? ऐसे अलग से तो CH(0) CH(1) करके डिस्प्ले नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें लूप चलाना पड़ेगा। क्लियर। तो आप लोग क्या करिएगा, ऐसे अपना आपके पास कोई भी कंपाइलर हो, जो भी आप IDE यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ पर ये सब एरेज डिक्लेयर करिएगा। जैसे आप एक बूलियन एरे डिक्लेयर करिएगा, उसके अंदर वैल्यूज़ कुछ डालिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ट्रू, फॉल्स, फिर से ट्रू। इसको कोट्स में मत दीजिएगा क्योंकि ये कीवर्ड है। क्लियर। आपको अगर फ्लोट एरे लेना है तो फ्लोट एरे देखिए कैसे डिक्लेयर होता है, और उसके अंदर वैल्यू कैसे इनिशियलाइज होता है डायरेक्टली। 2.5 F लिखिएगा। जब आप डबल लेंगे तब F मत लिखिएगा। अच्छा, ये F क्यों लिखते हैं, इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, ये तीनों वैल्यू इस एरे A में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे कि एरे के अंदर रन टाइम इनपुट कैसे करते हैं और उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं। ये इस क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। तो चलिए, मान लीजिए मैंने एक क्लास लिया डेमो, ओके, और इसके अंदर मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा, मेन के अंदर में पैरामीटर जो स्ट्रिंग args और नोटेशन होता है आप उससे दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे भी स्किप कर दे रहा हूँ। हम यहाँ पे स्कैनर क्लास ले रहे हैं। आप बिगनर्स लोग जो होते हैं उनको इनिशियली बहुत दिक्कतें आती हैं कि कैसे एरे डिक्लेयर करें, कब डिक्लेयर करें, कब इनपुट करें। ये गलतियाँ वो बहुत करते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो स्कैनर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये रन टाइम इनपुट के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको स्कैनर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप स्कैनर के ऊपर का वाला जो वीडियो उसे आप ज़रूर देखिएगा, तब आप इसे देखिएगा। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पैकेज इंपोर्ट करेंगे स्कैनर क्लास के लिए, जो यूटिल पैकेज होता है। क्लियर। अगर आप कोई नेटबीन्स IDE यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे, वो अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एरे डिक्लेयर करेंगे। अब स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि एरे पहले डिक्लेयर करें कि स्कैनर क्लास पहले लिखें, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करें। नहीं, आप दोनों में से किसी भी ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं, किसी को भी पहले लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एरे लिया A = न्यू INT और उसका मैंने साइज़ दे दिया 5। क्लियर। अब एरे का साइज़ 5 है। एरे के हम लेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग इस लेंथ वेरिएबल का यूज़ करते हैं। क्लियर। LENGTH। दो तरह का लेंथ होता है। एक और लेंथ होता है जिसको कि हम लोग मेथड बोलते हैं, ये इनबिल्ट मेथड होता है, और ये वेरिएबल है। इसका यूज़ करते हैं हम लोग एरे के साइज़ को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर। कैसे करते हैं, याद रखिएगा, ये ब्रैकेट स्ट्रिंग के लिए होता है, एरे के लिए ब्रैकेट नहीं होता है। तो मैं एक लूप चलाऊंगा यहाँ पर रन टाइम इनपुट करने के लिए। तो रन टाइम इनपुट करने से पहले स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि system.out लिखें कि नहीं लिखें। आप लिखिए system.out.println, एक मैसेज डालिए। आप जो भी काम करते हैं, करने वाले होते हैं, उसके पहले एक मैसेज डाल देते हैं, जैसे एंटर द नंबर्स। क्लियर। हम जो नंबर इनपुट करने वाले हैं, एक मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे। क्लियर। और हम फिर यहाँ पर एक लूप चलाएंगे, और ये जो लूप है आप बिगनिंग से स्टार्ट करिएगा, मतलब 0th पोजीशन से। उसके बाद i <, आप दो चीज़ लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं 5, ठीक है, <5, या तो फिर आप लिख सकते हैं <= 4। आप 4 भी लिख सकते हैं, उसका मतलब सेम हुआ। और आप 4 नहीं लिखना चाहते हैं, ना 5 लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, वो है आपका a.length। ठीक है। जब आप a.length लिखेंगे तो होगा क्या, जो भी मेरा एरे का साइज़ है, साइज़ क्या है देखिए 5, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली 5, वो लेंथ उसका पता चल जाएगा। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, <। अगर आप इक्वल लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे a.length -1 करिएगा, क्योंकि जब आप a.length -1 करेंगे तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4। तो उसका मतलब क्या है, <= अगर आप यहाँ पे इक्वल लिखेंगे तो आप यहाँ पे -1 दे दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे इक्वल नहीं लिख रहे हैं तो आप a.length लिखिएगा। क्लियर। ये हो गया कि भाई हमें लूप कहाँ तक चलाना है। मैंने दोनों तरीका बता दिया, वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं और लेंथ वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इनपुट करना है। और हमें सॉरी, अब इनपुट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरे का नाम, सबस्क्रिप्ट नोटेशन, साथ में क्या यहाँ पे लिखेंगे, इंडेक्स पोजीशन। अब इंडेक्स पोजीशन बताइए हम कौन सा देंगे। यहाँ पे तो 5 अलग अलग ब्लॉक बना हुआ है, 0, 1, 2, 3 और 4। तो
तो अब हम यहाँ पे 0 तो नहीं लिख सकते, हाँ हम यहाँ पे i लिख सकते हैं, क्योंकि i जो है वो लूप में यूज़ हुआ है और ये चेंज होता जाएगा। i अभी 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, a ऑफ 0। तो जो भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे वो पहले वाले ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। ये sc डॉट नेक्स्ट int लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या होगा, जब पहला वाला ब्लॉक में वैल्यू चला गया, मान लीजिए यहाँ पे चला गया 20, अब उसके बाद i प्लस प्लस होगा तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। क्लियर। तो जब i का वैल्यू 1 हो जाएगा तो अब जो वैल्यू होगा वो कहाँ जाएगा, a ऑफ 1 में। तो a ऑफ 1 मतलब मान लीजिए यहाँ पे आ गया 10। फिर i प्लस प्लस हो जाएगा, i का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे जाएगा i प्लस प्लस, i हो जाएगा 2। तो अब जो हम नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे वो a ऑफ 2 में जाएगा। उसी तरह से फिर a ऑफ 3 में जाएगा, फिर a ऑफ 4 में जाएगा, फिर a ऑफ 4 तक, 4 ही लास्ट है। फिर मेरा एरे फिलअप हो जाएगा। ये हो गया रन टाइम इनपुट इन एरे, और ये क्या था, एरे डिक्लेरेशन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू को हमें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए भी पहले हम क्या करेंगे, एक मैसेज लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। आप लोग इसे आईडी में या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं कंपाइलर, आप उसमें जाकर प्लेटफॉर्म जो भी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर इस कोड को लिखिएगा, कंपाइल कराइएगा, रन कराइएगा, तब आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यूज़ ऑफ एरे। क्लियर। अब हम यहाँ पर एक लूप चलाएंगे। हम फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं इंट i इक्वल्स टू 0 और i लेस देन, मैं यहाँ पे 5 भी लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल्स टू 4 भी लिख सकता हूँ, लेस देन a डॉट लेंथ भी लिख सकता हूँ। इस लेंथ में ब्रैकेट मत दीजिएगा, ठीक है, i प्लस प्लस। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a ऑफ i। a ऑफ i लिखने से क्या होगा, देखिए ये तो लूप चलना शुरू हो गया, ये हो गया देखिए आउटपुट, और वो ऊपर वाला पार्ट क्या था, इनपुट था। तो i का वैल्यू क्या है 0, और मेरा ऑलरेडी एरे के अंदर वैल्यू भरा हुआ है 5 अलग अलग वैल्यू, जिसमें पहले क्या था आपका 26 था, फिर 20 था, फिर 10 था, जो भी वैल्यू हो 5 और 6, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अभी। तो जब ये लूप चलेगा तो i का वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू 0। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्या डिस्प्ले होगा, a ऑफ 0, एरे का नाम, सबस्क्रिप्ट नोटेशन और अंदर में इंडेक्स पोजीशन मैंने i डाल दिया। तो बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट 0 लिख देते हैं, या बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट डायरेक्ट a लिख देते हैं। लूप चलाते हैं या लूप नहीं चलाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल a। ऐसा मत करना आप लोग, लूप चलाना, और लूप चलाने के बाद ये जो लाइन मैंने लिखी है इसे लिखना इस तरीके से, तब आउटपुट आएगा आपका। तो a ऑफ i मतलब a ऑफ 0, a ऑफ 0 मतलब 26 डिस्प्ले होगा। फिर i इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 1, तो a ऑफ 1 डिस्प्ले होगा जो कि 20 है, फिर 10, फिर 5, फिर 6। जैसे ही i का वैल्यू 5 होगा तो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि i का वैल्यू हो गया 5 और a डॉट लेंथ है 5, तो 5 लेस देन 5 क्या है, फॉल्स है, तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से मेरा सारा का सारा एलिमेंट एरे का डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था एरे के 1D एरे के ऊपर पूरा एक लेक्चर, जिसमें मैंने एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, अलग अलग टाइप के एरे में वैल्यूज़, उनका इंडेक्स पोजीशन कैसे काम करता है, लेंथ कैसे निकालते हैं, रन टाइम इनपुट कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं डेटा, और ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं आज के इस क्लास में इतना ही। इसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, और जो मेरा इसके ऊपर और भी वीडियोस हैं उन वीडियोस को देखिएगा, सारा जो सीरीज़ है इसका ख़त्म करिएगा, तब जाकर आपको 1D और 2D एरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।